जय हिंद, जोहार, नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियोस में मैंने मुंडा शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग मुंडा मान की शासन व्यवस्था के बारे में डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर की। मुंडा मान की शासन व्यवस्था भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था थी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि भारत की प्रथम गणतांत्रिक शासन व्यवस्था कौन थी? तो मुंडा मान की शासन व्यवस्था। यह हो जनजाति की शासन व्यवस्था है और झारखंड की यह चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, हो जनजाति। और ये किस क्षेत्र में रहते हैं? तो कोल्हान क्षेत्र में, झारखंड के कोल्हान क्षेत्र में रहते हैं, जिसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिला आते हैं। और हो जनजाति को ही मुंडा समाज की उपशाखा कहा जाता है। अब यहाँ से जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि लड़ाका कोल किस जनजाति को कहा जाता है? तो लड़ाका कोल हो जनजाति को कहा जाता है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन सबसे बड़ा होता है कि लड़ाकू जनजाति किसे कहा जाता है? लड़ाकू और लड़ाका कोल दोनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो लड़ाकू जनजाति खरवार को कहा जाता है। किसके? खरवार जनजाति को। अब इसको हम आद कैसे रखेंगे? तो देखिए, खरवार में लास्ट में क्या आता है? वार। क्या आता है? वार। अब वार लोग कैसे करेगा? जब लड़ाकू प्रवृत्ति के होगा तबे ना वार करेगा। अब जब कोई भी व्यक्ति लड़ाकू नहीं होगा, लड़ने वाला नहीं होगा, तो वो दूसरे पर वार काहे करेगा? तो वार से याद रखना, लड़ाकू लोग क्या होता है? वार करने वाला होता है। यानी कि लड़ाकू जनजाति किसे कहा जाता है? तो खरवार जनजाति को लड़ाकू जनजाति कहा जाता है। यहाँ पर एक शब्द है कोल। कोल क्या होता है? तो सभी आदिवासियों को कोल कहा जाता है। शायद आपको भी पता होगा। देखिए, हो जनजाति एक ऐसी जनजाति थी जिससे कोई भी गुलाम नहीं बना पाया, चाहे वो शासक हो या फिर अंग्रेज हो लोगों के द्वारा विद्रोह हुआ था। हो विद्रोह 1820 से 21 में हुआ था और कोल विद्रोह 1831 से 32 में हुआ था। जस्ट 10 साल के बाद हुआ था। हो विद्रोह के 10 साल के बाद कोल विद्रोह हुआ था। और इन दोनों विद्रोह में आदिवासियों की हार हुई थी और हारने के बावजूद भी इन्होंने हार नहीं माना और अंततः अंग्रेजों को झुकना पड़ा और इन लोगों से समझौता करना पड़ा। इसके बाद छोटानागपुर क्षेत्र को, यानी कि कोल विद्रोह के बाद ही छोटानागपुर क्षेत्र को SEFA क्षेत्र घोषित करना पड़ा, यानी कि साउथ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, दक्षिण पूर्वी प्रांतीय प्रदेश। अब एक क्या था? ये जो SEFA जो क्षेत्र था, इसका जो राजधानी बनाया गया है, किसको बनाया गया? विल्किंसनगंज को। किसको बनाया गया? विल्किंसनगंज को बनाया गया। विल्किंसनगंज किसको कहा जाता था? तो रांची को उस समय विल्किंसनगंज कहा जाता था। इसको राजधानी बनाया गया। और SEFA जो क्षेत्र था नॉन रेगुलेशन प्रांत था और इसमें एक पद बनाया गया, AGG पोस्ट। इसमें एक पद था जिसका अध्यक्ष कौन था? तो विल्किंसन ही इसका अध्यक्ष था। और SEFA जो क्षेत्र था 1934 ईस्वी में इसको बनाया गया था। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, रेगुलेशन 13। रेगुलेशन 13 पूछा जा सकता है कि रेगुलेशन 13 जो है यह किसके द्वारा लाया गया था और किस विद्रोह के बाद लाया गया था? तो देखिए, रेगुलेशन 13 जो है कोल विद्रोह के बाद लाया गया था। यह एक अधिनियम था। रेगुलेशन 13 जो था, इसके अनुसार गवर्नर जनरल द्वारा बनाया गया सारे कानून इस क्षेत्र में लागू नहीं होंगे और यहाँ के आदिवासियों की परंपराओं का ख्याल रखा जाएगा और यहाँ पर क्षेत्रीय कानून ही लागू रहेंगे। इसके तहत यह भी कहा गया कि मुंडा मान की शासन व्यवस्था जारी रहेगा। ये जो रेगुलेशन 13 था, इसको लाने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी विल्किंसन का था। किसका था? विल्किंसन का था। और विल्किंसन के द्वारा हो बहुल इलाके को, जहाँ पे हो जनजाति की बहुलता थी, यानी कि कोल्हान क्षेत्र, उस क्षेत्र को आरक्षित जनजाति क्षेत्र घोषित किया। यानी कि कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का इसको दर्जा दिया। किसको? हो बहुल इलाका, नहीं कोल्हान क्षेत्र को। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछा जा सकता है कि कोल्हान गवर्नमेंट स्टेट का दर्जा किसने दिया था? तो क्या हो जाएगा? विल्किंसन ने। इसके पहले यहाँ पे देखेंगे तो रेगुलेशन 13 के पहले यहाँ पे बंगाल रेगुलेशन चलता था और इसके अनुसार गवर्नर जनरल का द्वारा बनाया गया सारे कानून पूरे क्षेत्र में लागू होंगे। और हो जनजाति की जो पंचायत व्यवस्था थी, इसके लिए विल्किंसन ने 1937 में, कब? 1937 में विल्किंसन रूल लाया। किसके द्वारा लाया गया? विल्किंसन के द्वारा। विल्किंसन रूल आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि विल्किंसन रूल किससे संबंधित है? तो ये क्या हो जाएगा? हो जनजाति से संबंधित है। कब आया था? तो 1937 में आया था। चलिए अब आगे जानते हैं कि विल्किंसन रूल क्या था। विल्किंसन ने अपने पुस्तक में लिखा था,
हो जनजाति को लड़के नहीं जीता जा सकता, इसे सहमति से ही शांत रखा जा सकता है। यह ऐलान काफ़ी महत्वपूर्ण है, विल्किंसन के द्वारा लिखा गया था। और इसी घोषणा के बाद विल्किंसन ने मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के 32 नियमों को गवर्नर जनरल के द्वारा लागू करवाया था। कहने का मतलब है गवर्नर जनरल ने इन 32 नियमों को कानूनी मान्यता दे दिया था और यह कह दिया था कि मुंडा मानकी शासन व्यवस्था की ये नियम इस क्षेत्र में लागू रहेंगे। और इसी कारण से इस रूल को, इन 32 नियमों को विल्किंसन रूल कहा गया। क्या कहा गया? विल्किंसन रूल यानी कि विल्किंसन नियम। और इसी कार्य के लिए हो जनजाति के लोग प्यार से विल्किंसन को किसुन साहब कहने लगे थे। तो यहाँ से 3 सवाल महत्वपूर्ण है कि विल्किंसन रूल क्या है, इसमें कितने नियम हैं और किसुन साहब किसे कहा जाता था। चलिए अब मुंडा मानकी शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था यह 2 स्तरों वाली शासन व्यवस्था थी। पहला ग्रामीण स्तर पर और दूसरा था पीड़ स्तर पर। गांव को हातू कहा जाता है और 5 से अधिक हाथों को मिलाकर के पीड़ का निर्माण होता था, जिसे अंतर ग्राम्य पंचायत भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है कि अंतर ग्राम्य पंचायत किसे कहा जाता था? तो पीड़ को कहा जाता था। चलिए अब हाथू आने के ग्रामीण स्तर पर जो शासन व्यवस्था थी इसके बारे में जानते हैं। तो हाथू का जो प्रधान होता था, प्रशासनिक प्रधान, या फिर हम कह सकते हैं ग्राम प्रधान, कौन होता था? मुंडा होता था। मुंडा शासन व्यवस्था में भी कौन था? मुंडा था। अब इसके जो सहायक थे कौन कौन थे? तो देवरी इसका सहायक था मुंडा का, और डाकुआ। कौन? देवरी और डाकुआ। देवरी जो था ये धार्मिक प्रधान था और इसकी सहायता करने के लिए एक होता था यात्रा देवरी। ये होता था उप धार्मिक प्रधान। इधर देखेंगे तो डाकुआ जो था ये कौन था? चपरासी होता था। डाकुआ कौन? चपरासी। और इसकी संख्या निश्चित नहीं थी, गांवों की संख्या के आधार पर डाकुओं की संख्या निश्चित होती थी। मुख्यतः ये डाकुओं की संख्या 2 ही होती थी, लेकिन कहीं कहीं इससे भी अधिक होता था। ये गांवों की संख्या पर डिपेंड करता था। और ये जितने सारे इसमें पद थे वो सारे वंशानुगत थे। ध्यान रखिएगा, इसमें सारे पद क्या थे? वंशानुगत। जबकि मुंडा शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में सारे पद वंशानुगत नहीं थे। ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था? कर व्यवस्था इसमें लागू था। कर व्यवस्था लागू था, यानी कि लोगों से टैक्स लिया जाता था और सभी को वेतन भी मिलता था। जबकि हम देखेंगे कि पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था और मुंडा शासन व्यवस्था में उसमें किसी को वेतन नहीं मिलता था, उसमें सेवा के बदले जमीन दिया जाता था। तो ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या था? गवर्नमेंट का सहयोग था। हम पहले भी बता चुके हैं कि यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसका इसमें क्या था? सपोर्ट था मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में। जबकि मुंडा शासन व्यवस्था और पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गवर्नमेंट का वहाँ पे कोई भी सपोर्ट नहीं था। पीड़ स्तर पर किस प्रकार की शासन व्यवस्था था? चलिए जानते हैं। देखिए पीड़ का निर्माण कैसे होता था? तो 5 से अधिक गांवों को मिलाकर के क्या बनता था? पीड़ बनता था। और पीड़ का जो प्रशासनिक प्रधान था वो कौन होता था? मानकी। कौन होता था? मानकी। और मानकी का चुनाव कैसे होता था? तो मुंडा, देवरी और डाकवा, ये डाकवा और भी कुछ जो थे जो मुंडा के सहयोगी थे, ये सारे मिल करके क्या करते थे? मानकी का चुनाव करते थे। और इसमें एक गांव के मुंडा नहीं, इसमें बहुत सारे गांवों के मिल करके, यानी जो पीड़ होता था जिसमें जितने सारे गांव होते थे उस सारे गांव के मुंडा, देवरी और डाकवा जमा होते थे और वो सारे मिल करके क्या करते थे? मानकी का चुनाव करते थे। देखिए अगर कोई मामला मुंडा नहीं सुलझा सका तो किसके पास आता था? पीड़ के पास आता था, यानी कि मानकी के पास आता था। अगर ये भी मानकी भी नहीं सुलझा पाता था तो 3 पीढ़ के क्या करते थे? मानकी बैठा करते थे और 3 पीढ़ के मानकी के द्वारा उस मामला को सुलझाया जाता था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब कर व्यवस्था के बारे में जानते हैं। विल्किंसन रूल के अनुसार यदि पूरे गांव से अगर 16 आना टैक्स प्राप्त हुआ, यानी 1 रुपया टैक्स प्राप्त हुआ, तो इसमें से 4 आना यानी 25 पैसा किसको दिया जाता था? मुंडा को। मुंडा इसमें 4 आना इसको वेतन मिलता था अगर 16 आना टैक्स प्राप्त हुआ तो। और बाकी के जो 12 आना बच गए किसको मिलता था? मानकी को दिया जाता था। और मानकी इन सारे पैसों को कहाँ पे जमा करता था? सरकारी खजाना में। कहाँ पे जमा करता था? सरकारी खजाना में, यानी कि अंग्रेजों के पास जमा करता था। अब मानकी को कैसे वेतन मिलता था? तो देखिए मानकी यदि 16 आना यानी कि 1 रुपया अगर सरकारी खजाना में पैसा जमा किया
तो इसमें से 16 आना में से 1 आना मिलता था मानकी को, ठीक है, और तुरंत मिलता था। जिस समय मानकी जमा करता था उसी समय इंस्टेंट मानकी को वेतन मिल जाता था। अब बच गया देवरी और बच गया डाकवा, इन दोनों को कैसे वेतन मिलता था? तो इन दोनों को जो दंड के रूप में जो पैसा आता था उससे इन दोनों को मिलता था। चलिए अब हम इसके दंड प्रणाली के बारे में जानते हैं। देखिए, हत्या डकैती जैसे जो बड़े अपराध थे यानी कि विटल क्राइम, इसके लिए मुंडा या मानकी को दंड देने का अधिकार नहीं था। ये मामला कोर्ट में जाता था। बाकी सभी अपराध के लिए ये दंड दे सकते थे। और जो दंड स्वरूप जो राशि मिलता था, इसी राशि से देवरी, आतरा देवरी और डाकवा को पेमेंट दिया जाता था। चलिए अब समझते हैं कि इनको पेमेंट किस प्रकार से मिलता था। देखिए, यदि दंड स्वरूप 16 आना राशि मिला तो इसमें से 8 आना डाकवा, देवरी और आतरा देवरी को मिलता था और बाकी की 8 आना गांव के विकास में खर्च होता था। तो इस प्रकार से इन सारे लोगों को पेमेंट मिलता था। अब यहाँ से कुछ कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। देखिए, हो जनजाति के जो लोग थे, आखड़ा को क्या कहते थे? तुड़तुड़ कहते थे। क्या कहते थे? तुड़तुड़। आखड़ा इन लोगों का पवित्र स्थल होता था जहाँ पे पंचायत बैठती थी या फिर नाच गान होता था। और पूरे कोल्हान क्षेत्र में, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न बनता है कि पूरे कोल्हान क्षेत्र को कितने पीढ़ों में बांटा गया है? तो पूरे कोल्हान क्षेत्र को अभी इसमें 26 पीढ़ है। और इसके पहले यहाँ पे देखेंगे तो पहले इसमें 22 पीढ़ था। कोल्हान क्षेत्र को पहले 22 पीढ़ में बांटा गया था और अभी इसमें कितने पीढ़ है? 26 पीढ़ है। तो इसको आप जरूर याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि पूरे कोल्हान क्षेत्र को कितने पीढ़ों में बांटा गया है। तो ये हो जाएगा 26। हो जनजाति में डायन प्रथा भी प्रचलित था और यदि कोई व्यक्ति रक्त संबंध में ही यानी कि अपने कुल के व्यक्ति में ही यौन संबंध बनाता था तो उसका सामाजिक बहिष्कार किया जाता था। और हो जनजाति के लोगों को दूसरे जातियों में खान पान की पाबंदी भी थी। यदि कोई व्यक्ति दूसरे जाति के घर में जाकर के खा लिया तो उसे गोत्र से बहिष्कार कर दिया जाता था, यानी कि उसको गोत्र से निकाल दिया जाता था। तो ये जो था सामाजिक बहिष्कार और गोत्र से निकालना, ये दोनों भी एक दंड के जैसा ही था। तो इन दोनों पॉइंट को भी आप याद रखें, काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो को आप दोबारा देख लें ताकि आपको सारे पॉइंट अच्छे तरीके से याद रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे भाई लोग, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच जाए। धन्यवाद।